हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना नाभिक चैप्टर स्टार्ट किए, तो जिसमें हम लोग सम न्यूटॉनिक तक कवर कर चुके थे। वहां पर आपने सबसे पहले समस्थानिक, फिर समभारिक, फिर सम न्यूटॉनिक देखा था। आज हम लोग को देखना है क्या? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। देखो, आप सभी को पता होगा कि जो प्रोटॉन मतलब धन आवेशों के बीच में क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण। धनात्मक आवेशों के बीच एक धनात्मक आवेश दूसरे धनात्मक आवेश को क्या करता है? एक ऋणात्मक आवेश दूसरे ऋणात्मक आवेश को क्या करता है? यानी सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल ही तो कार्य करता है। फिर सोचो नाभिक के अंदर होता क्या है? जो नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या होता है? बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और नाभिक के अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं। तो क्या प्रोटॉनों के बीच में प्रतिकर्षण नहीं हो रहा होगा? बहुत सारे का मतलब जैसे वो हाइड्रोजन के लिए एक ही होगा, हीलियम के लिए 2 हो जाएगा, लिथियम के लिए 3 हो जाएगा। तो फिर आगे चलोगे तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी कि नहीं होगी? और वो सभी प्रोटॉन कहाँ? नाभिक में एक ही जगह सब है। तो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, लेकिन फिर भी क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षण मतलब ये दूर दूर तो नहीं जाते हैं, फिर भी एक ही जगह सिकुड़ के बैठे हुए हैं। क्यों? सीधी सी बात है। अब कोई इधर जाना चाहता होगा, कोई इधर जाना चाहता होगा, कोई उधर जाना चाहता होगा, कोई उधर जाना चाहता होगा, लेकिन फिर भी सबको कोई एक कुछ ऐसा बल होगा जो सभी को क्या कर रहा होगा? बल लगा के एक ही जगह संकेंद्रित किया होगा। उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल ना। तो यानी बात क्या है? अब अभी आपने कल आपको बताया गया था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इन सभी की सम्मिलित संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियनों की संख्या। ख्याल है ना? न्यूक्लियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके जो कुल संख्या होते हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके जितने होते हैं उसको हम न्यूक्लियन बोलेंगे। यानी नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन है उनके बीच जो लगने वाला बल होता है उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। और इसी नाभिकीय बल की वजह से चूंकि प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और न्यूट्रॉन तो उदासीन होते हैं, फिलहाल उनकी वजह से कोई दिक्कत ही नहीं होगा, लेकिन प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने चाहिए, फिर भी प्रतिकर्षित ना होगे एक ही छोटी सी जगह में, क्योंकि नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है, उतने छोटे से जगह में फिर भी संकेतित रहते हैं। उसका रीजन भी क्या है? नाभिकीय बल। चलो आप नाभिकीय बल का परिभाषा लिखो। नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों को संबद्ध का मतलब उसको ना सिकोड़ के रखना, उसको बल लगा के एक ही जगह संकेंद्रित करते रहना। नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों को संबद्ध कर रखने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिक के अंदर कौन कौन होते हैं? पैरा चेंज करके लिखना। नाभिक के अंदर धनात्मक आवेश से आवेशित, धनात्मक आवेश वाले, सीधा चलिए, नाभिक के अंदर धनात्मक आवेश वाले प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। चूंकि प्रोटॉनों पर धनावेश होने की वजह से धनावेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते होंगे, फिर भी सभी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन छोटे से स्थान या अति सूक्ष्म स्थान, ज्यादा बेस्ट वर्ड रहेगा, अति सूक्ष्म स्थान
कोष्ठक में लिख लेना, नाभिक में संकेंद्रित रहते हैं। इसका कारण नाभिकीय बल ही है। इसका कारण नाभिकीय बल ही है। ठीक है, तो प्रोटॉन धनावेशित होने की वजह से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी वो प्रोटॉन छोटे से स्थान नाभिक में ही संकेंद्रित होकर रहते हैं। ये किसकी वजह से? नाभिकीय बल की वजह से। तो नाभिकीय बल कैसा होगा? हल्का फुल्का होगा कि अच्छा खासा होगा? अच्छा खासा। प्रकृति में जितने भी फोर्स होते हैं सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है नाभिकीय बल। ठीक है, नेचर में जितने भी फोर्स हैं सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा प्रबल बल नाभिकीय बल ही है। सीधी सी बात है, उतने प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाहोगे, क्योंकि आप कितने बल जानते हो? गुरुत्वाकर्षण बल जाने, नाभिकीय बल तो भी जाने, चुंबकीय बल और विद्युत वाहक बल वो बल कोई फोर्स थोड़ो ना। अब केंद्रीय बल वो ठीक है, जैसे आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसको क्या कहते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो ना, वैद्युत स्थितिकी बल। फिर उसके बाद जो चुंबकीय बल आपने एक पढ़ा, फिर गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा। तो जो चुंबकीय बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दो आवेशों के एक दूसरे को आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। सीधी से अगर कोई कभी आपसे पूछे कि नाभिकीय बल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कौन ज्यादा मजबूत है? नाभिकीय बल। कोई पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना, अगर जैसे मान लो एक प्लस आवेश है Q1 और एक प्लस आवेश है Q2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है मान लेते हैं R। तो धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाहते हैं, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? K Q1 Q2 अपान R²। इतना बल लगा के ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ये कौन कैसा फोर्स है? हम इसको ऐसे लिख दे Fe, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। अरे दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो बोलते हो, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इतने, इस बात का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इतने फोर्स से एक दूसरे को क्या धक्का देके दूर करना चाह रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक ऐसा बल लग रहा है और ये दोनों को बाहर नहीं जाने दे रहा है। हम यहाँ पर प्रोटॉन के लिए बात कर रहे हैं, बाहर नहीं जाने दे रहा है और इसको सिकोड़ कर रख रहा है। यानी सीधी सी बात है, इतने बल से ज्यादा बल ये रहा होगा तभी तो इसको सिकोड़ के रख रहा होगा। सीधी सी बात समझो, दो व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे फोर्स लगा रहा है, ये इसको इधर धक्का देना चाह रहा है, इसको इधर धक्का देना चाह रहा है, तो सीधी सी बात है उधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। लेकिन एक आदमी बाहर से इन दोनों को पकड़ के, एक आदमी है वो बाहर से एक हाथ से इसको पकड़ा है, दूसरे हाथ से इसको पकड़ के दबाया हुआ है। तो यानी ये ज्यादा बल लगा रहे हैं कि ये दोनों ज्यादा बल लगा रहे हैं? सीधी सी बात है, अगर इन दोनों का बल ज्यादा होता तो ये पकड़ के दबाना चाहता, लेकिन ये दोनों तब भी धक्का देके बाहर चले जाते हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये धक्का वो लोग दे रहे हैं लेकिन फिर भी पकड़ के दबाए हुए हैं। यानी सीधी सी बात है, जो ये बल लगा रहा है ये ज्यादा होगा। तो वही तो चीज यहाँ पर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है? इन दोनों को बाहर धकेलना चाह रहा है, धक्का देना चाह रहा है, प्रतिकर्षित करना चाह रहा है। लेकिन जो जो आपका नाभिकीय बल है, न्यूक्लियर फोर्स है, इन दोनों को पकड़ के दबा के रखा है। यानी सीधी सी बात है, वो ज्यादा होगा तभी तो ये होंगे। अगर ये वाला ज्यादा होता तो ये बाहर चला जाता। तो यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उससे बड़ा होता है आपका नाभिकीय बल, यानी उससे प्रबल होता है बल। फिलहाल तो आप हेडिंग डालो नाभिकीय बल के गुण। और मजे की बात ये भी है, जो नाभिकीय बल होता है बहुत दूर, जैसे अगर एक प्रोटॉन यहाँ पर है एक प्रोटॉन यहाँ पर है, तो इतना दूर पे नाभिकीय बल नहीं लगेगा, इनके बीच फिर नाभिकीय बल नहीं कार्य करेगा। नाभिकीय बल सिर्फ बहुत छोटे से स्थान में काम करता है, क्योंकि आपको पता है नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? नाभिक की 10⁻⁻15 की कोटि की ना। अरे अभी आपने देखा फर्मी कोटि का होता है। इस बात का मतलब क्या है? अगर दो प्रोटॉनों के बीच में 10⁻⁻15 मीटर का गैप है तभी नाभिकीय बल कार्य करेगा। अगर प्रोटॉनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तो नाभिकीय बल फिर कमजोर होता जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? तो चलो आप शेडिंग डालो नाभिकीय बल का गुण। नाभिकीय बल के गुण, तो सबसे पहला गुण यही कि नाभिकीय प्रकृति में व्याप्त सभी बलों में, प्रकृति में व्याप्त सभी बलों में नाभिकीय बल सबसे प्रबलतम होता है।
नाभिकीय बल सबसे प्रबलतम होता है। सेकंड, नाभिकीय बल लघु परास बल होता है। परास का मतलब समझते हो? रेंज ना, अगर रेंज लघु होना चाहिए, नहीं छोटा होना चाहिए, तो नाभिकीय बल लघु परास बल होता है। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर की कोट की होती है। कोट की होती है। अतः 10⁻⁻15 मीटर की अधिक कोट या 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरियों के लिए नाभिकीय बल क्या होता जाता है? हाँ, नाभिकीय बल क्षीण होता जाता है या कमजोर होता जाता है। कमजोर होता जाता है। तीसरा प्रॉपर्टी, ये पहला इसका नेचर बता दो। ये आकर्षण वाला बल है, प्रतिकर्षण वाला बल है? आकर्षण वाला, सीधी सी बात है, प्रोटॉन को पकड़ के दबा के खींच के रखा है, बांध के रखा है, यानी आकर्षण बल होगा तभी तो दोनों को। तो आप लिखो कि यह आकर्षणात्मक प्रकृति की होती है, यानी नाभिकीय बल आकर्षणात्मक प्रकृति की होती है। ठीक। चौथा प्रॉपर्टी लिख लो, नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका हुआ नाभिकीय बल और नाभिकीय बल के गुण। आप याद कर लेना ना, 1-2 नंबर में आपका पूछता रहता है नाभिकीय बल। आप हेडिंग डालो नाभिकीय ऊर्जा। ध्यान से देखो, पहले थोड़ा सा सुन लो नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। आपने 2 घटना का नाम सुना होगा, एक नाभिकीय संलयन और एक नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देखो, हमको इस चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हल्का पढ़ना होगा। संलयन का मतलब होता है जुड़ना और विखंडन का मतलब होता है टूटना। जब कभी 2 छोटे छोटे नाभिक जुड़ के एक बड़ा नाभिक बना लेता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। हाँ, नाभिकीय संलयन। और कभी जब एक बड़ा नाभिक टूट के, और अब देखोगे कि इस पे जब तीव्रगामी न्यूट्रॉन आके पड़ते हैं तभी टूटता है। फिलहाल मान लो किसी कारणवश नाभिक टूट के 2 छोटे छोटे नाभिक में अगर बढ़ जाए, टूट जाए, अलग अलग हो जाए, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। संलयन का मतलब 2 नाभिक का जुड़ का एक नया नाभिक बनाना, और विखंडन का मतलब एक ही नाभिक का 2 नए नाभिकों में टूट जाना। तो जब कभी भी नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन होता है तो कुछ न कुछ द्रव्यमान का लाश भी होता है। कहने का मतलब, जैसे हो सकता है कि अगर इसका द्रव्यमान 3 है, इसका द्रव्यमान 5 है, तो इसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए? 8। ऐसा होता नहीं है, इसका द्रव्यमान पूरा उतना होगा नहीं। मान लेते द्रव्यमान कितना है? 7। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक द्रव्यमान का लाश हुआ। अब केजी कुछ भी हो सकता है, आपका द्रव्यमान का मात्रक पे नहीं जा रहे हैं अभी, तो 1 यूनिट द्रव्यमान का मान लेते हैं लाश हो गया। ऐसा भी यहां पर भी होता है, अगर मान लो इसका द्रव्यमान है 8, तो ऐसा नहीं कि अगर इसका द्रव्यमान 3 होगा तो इसका द्रव्यमान 5 होगा, तो फुल मिलकर उतना ही द्रव्यमान रह जाएगा। हो सकता है कि अगर इसका द्रव्यमान 8 है तो इसका द्रव्यमान 5 हो, इसका 3 हो, इसका द्रव्यमान 4 ही हो, 4 3 7, यहाँ पर भी 1 यूनिट द्रव्यमान का क्या हो जाए? लॉस हो जाए, द्रव्यमान का ह्रास हो जाए। लेकिन अभी तक आपने आइंस्टीन का द्रव्यमान संरक्षण समीकरण पढ़ा है? अरे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़े, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पढ़े। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का क्या बोलता है? नाइदर कैन बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इट, यानी न तो उसको उत्पत्ति कर सकते हो न तो उसको नष्ट कर सकते हो। सेम वैसे ऊर्जा के साथ होता है कि जो आपका एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, न तो उसको नष्ट कर सकते हो न तो उसको उत्पन्न कर सकते हो। हाँ, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में केवल आप कन्वर्ट कर सकते हो। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट, जैसे गतिज ऊर्जा है उसको आप स्थितिज ऊर्जा में बदल सकते हो, स्थितिज ऊर्जा उसको आप गतिज ऊर्जा में बदल सकते हो। तो ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। न तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जाता है। तो इसको कहते हैं आइंस्टीन का या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं?
ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। किस सिद्धांत को? ऊर्जा न तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता, सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट यानी परिवर्तित किया जा सकता है। सेम वैसे द्रव्यमान भी होता है। आप अपने मन से चाहोगे कि क्या कोई ऐसा टेक्निक लगा के द्रव्यमान बना दो? द्रव्यमान नहीं बना सकते हो। और किसी भी चीज का अगर द्रव्यमान है उसको आप तोड़ तोड़ के अलग कर दोगे, लेकिन टोटल जोड़ोगे द्रव्यमान उतना ही आएगा ना। यानी द्रव्यमान को आप नष्ट भी नहीं कर सकते और न तो अपने मन से द्रव्यमान को बना सकते हो, लेकिन बस क्या कर सकते हो, द्रव्यमान को तोड़ के अलग अलग कर सकते हो, जोड़ के फिर एक रूप में कर सकते हो। ये जो अलग सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। यानी द्रव्यमान भी संरक्षित है और ऊर्जा भी संरक्षित है। संरक्षित होने का मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो सकता उसमें, न तो आप उसमें से कम कर सकते हो, न तो उसमें आप बढ़ा सकते हो। टोटल करोगे उतना ही रहेगा। वैसे ऊर्जा को न तो आप नष्ट कर सकते हो, न तो आप उत्पन्न कर सकते हो। टोटल कर एक रूप से दूसरे में जब परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन जो अभी है इन दोनों को मिला दोगे तो फाइनल टोटल उतना ही ऊर्जा रहेगा जितना पहले। लेकिन आइंस्टीन ने बाद में देखा, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, उसमें क्या बोला जाता है कि द्रव्यमान को आप नष्ट भी कर सकते हो और ऊर्जा को भी आप नष्ट कर सकते हो। यानी ऊर्जा को आप बना भी सकते हो, ऊर्जा को नष्ट भी कर सकते हो। द्रव्यमान को भी बना सकते हो, द्रव्यमान को नष्ट भी कर सकते हो। कैसे? जैसे आपने न्यूक्लियर बम का नाम सुना, परमाणु बम का नाम सुना है ना। वहां पर क्या है, न्यूक्लियर वेपन भी आजकल तो इतने ज्यादा आप सब युद्ध हो रहे हैं, आप सुन ही रहे होगे। तो वहां पर क्या था, कोई भी अगर आपने कहीं परमाणु बम फेंक दिया तो वहां पर क्या हुआ, बहुत मात्रा में एनर्जी निकलता कि नहीं निकलता? कहा, वहां पर तो पहले से तो एनर्जी था नहीं, तो फिर वहां से कैसे एनर्जी निकलने लगा? यानी आपने एनर्जी को उत्पन्न कर दिया। यही तो बात हुआ, ऊर्जा तो उत्पन्न कर दिए, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं की। वहां पर जो भी आपका परमाणु बम के अंदर जो भी मटेरियल यूज रहा होगा उसका कुछ न कुछ मास रहा होगा। उस समय क्या हो रहा है कि जब वो एक्टिव हुआ तो उसका मास लगातार धीरे धीरे कम हो रहा है, और जितना उसका द्रव्यमान, मास यानी द्रव्यमान, जितना उसका द्रव्यमान कम हो रहा है उतने द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा बन जा रहा है। यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत अकेले नहीं अस्तित्व में है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत अलग से अकेले नहीं है। हाँ, ये दोनों मिलकर संरक्षित रहता है। कहने का मतलब ये अलग से संरक्षित, तो ये जरूरी नहीं, आप द्रव्यमान को बना भी सकते हो, द्रव्यमान को नष्ट भी कर सकते हो, ऊर्जा को भी बना सकते हो, ऊर्जा को भी नष्ट किया जा सकता है। तो इसलिए अलग अलग से इनको बोलना सही नहीं है। तो आइंस्टीन ने क्या बोला कि ये दोनों मिलकर संरक्षित रहते हैं। मिलकर संरक्षित रहने का मतलब, हाँ, जितना द्रव्यमान था, जितना ऊर्जा था, ये टोटल जितना पहले था अब भी उतना ही टोटल रहेगा। अगर द्रव्यमान नष्ट हुआ तो उतना ऊर्जा बन जाएगा। ऊर्जा, अगर द्रव्यमान उतना जोड़ रहे हो तो उतना ऊर्जा आपको देना पड़ेगा। यानी ऊर्जा और द्रव्यमान ये दोनों मिलकर संरक्षित रहता है। तो बात समझ में आया ना। तो उसी सिद्धांत के हिसाब से अगर यहां पर क्या द्रव्यमान का लॉस हुआ कि नहीं लॉस हुआ, एक यूनिट का, यहां पर भी एक यूनिट द्रव्यमान का लॉस हुआ। अगर द्रव्यमान लॉस होने का मतलब क्षति होना, क्षय होना, ह्रास होना। अगर द्रव्यमान का ह्रास हो रहा है तो आपको क्या मिलेगा? ऊर्जा। सीधी बात है, आइंस्टीन के हिसाब से अगर द्रव्यमान का ह्रास होगा तो आपको क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। तो नाभिकीय संलयन में भी हमें पता है कि द्रव्यमान का ह्रास होता है। जब नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि नाभिकीय संलयन में भी द्रव्यमान का ह्रास होता है और नाभिकीय विखंडन में भी द्रव्यमान का ह्रास होता है। तो अगर द्रव्यमान का ह्रास हुआ, लॉस हुआ, तो आपको क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। द्रव्यमान का ह्रास हुआ तो आपको क्या मिलेगा? और इन्हीं ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन में ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है। तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, केवल ऊर्जा संरक्षण नहीं बोलोगे, केवल द्रव्यमान संरक्षण नहीं बोलोगे, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के हिसाब से अनुसार इस ऊर्जा के, इस द्रव्यमान की, जो द्रव्यमान लॉस हुआ है, इस ह्रास द्रव्यमान के तुल्य हमको क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। और इसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा ही है। कब मिलता है? जब द्रव्यमान का ह्रास होता है, द्रव्यमान का लॉस होता है, द्रव्यमान कम होता है। और कब द्रव्यमान कम होता है? किस घटना में? नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की घटना में। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की घटना में द्रव्यमान का ह्रास होता है, और इस द्रव्यमान ह्रास के कारण जो ऊर्जा मिलती है उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। समझ आ रहा है नाभिकीय ऊर्जा ना? तो चलो लिखो। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन की
घटना में द्रव्यमान का ह्रास होता है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार इस द्रव्यमान क्षय के तुल्य ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अगला हेडिंग लगाओ, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। यानी द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या संबंध है। अगर कभी m द्रव्यमान का ह्रास हुआ तो उससे कितनी ऊर्जा मिलेगी ना। तो अगर आपको कभी बता देगा कि इतने द्रव्यमान के तुल्य कितनी ऊर्जा होगी, ये हम देखेंगे। तो आइंस्टीन के हिसाब से क्या, क्योंकि आपने एक समीकरण शायद पढ़ा होगा इक्वल टू mc², ख्याल है ना। तो अगर कभी भी द्रव्यमान में डेल्टा m का ह्रास हुआ, यानी डेल्टा m द्रव्यमान की कभी कमी हुई, तो उससे ऊर्जा मिलेगी। तो कितनी ऊर्जा मिलेगी, मान लेते जो ऊर्जा मिली उसको हमने क्या बोला, डेल्टा E। तो कितना मिलेगा, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा m इंटू c², इतनी ऊर्जा मिलेगी। जहां सी वही पुराना दोस्त प्रकाश की चाल। तो अगर कभी आपको दे दिया जाए कि जैसे कभी आपसे पूछे कि 1 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य कितनी ऊर्जा होगी, तो द्रव्यमान 1 ग्राम होगा, यानी मास कितना हो जाएगा, डेल्टा m बराबर 1 ग्राम। आपका मन करे तो आपकी इसको किलोग्राम बदल सकते हो, ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 10⁻³ का गुणा कर देते हैं, तो 10⁻³ kg। तो बताओ कितना ऊर्जा मिलेगा, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा m का वैल्यू कितना है 10⁻³ इंटू c², c यानी 3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो कहने का मतलब 3 × 10⁻³ × 3 × 9 × 10 8 में 8 का जोड़ लो 16। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 10⁻³ × 9 × 10, अच्छा सॉरी बैलेंस कर दे इसे, क्योंकि प्लस जब बेस सेम होता है पावर जुड़ जाता है। 16 में से 3 घटाओ 13 आ जाएगा, यानी 9 × 10⁻13। हमने सब ये साइन यूनिट में लिया है, तो डेल्टा ई यानी एनर्जी भी साइन यूनिट मिलेगा, तो ये किसमें मिलेगा, जूल में। तो यानी अगर कभी भी 1 ग्राम द्रव्यमान नष्ट हुआ, किसी भी परमाणु का कितना द्रव्यमान नष्ट हुआ, 1 ग्राम द्रव्यमान नष्ट हुआ, उससे कितनी ऊर्जा आपको मिलेगी, 9 × 10⁻13 जूल। छोटी मोटी ऊर्जा नहीं है, बहुत अच्छा खासा ऊर्जा है। 1 ग्राम द्रव्यमान के नष्ट होने से इतनी ऊर्जा मिलती है। अभी तो ऐसा लगता है कि द्रव्यमान नष्ट ही नहीं होगा, लेकिन द्रव्यमान भी नष्ट हो सकता है। लेकिन अगर द्रव्यमान नष्ट हुआ तो उससे क्या मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी। और कितनी ऊर्जा मिलेगी, इतनी ऊर्जा। तो यही संबंध है द्रव्यमान, इसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो पहले थोड़ा सा लिख लो इसमें। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक डेल्टा m द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। पैरासेंस करके लिखना, डेल्टा m द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा को डेल्टा ई से प्रदर्शित कर दें। डेल्टा ई बराबर कितनी हो जाएगी, डेल्टा m c²। और ये जो समीकरण है इसको हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण या आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध भी बोल सकते हो। उपर्युक्त सब पैरासेंस करके ही लिखना, उपर्युक्त समीकरण को हाँ आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समीकरण दोनों बोल रहे हैं ना, बोल सकते हो, ऊर्जा
संबंध या समीकरण कहते हैं। संबंध एक प्रकार का समीकरण ही होता है, ख्याल है ना। ऊपर हो गया यहाँ तक। चलो अब हम लोग को बात करना है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। एएमयू क्या है? जैसे जो परमाणु होते हैं, परमाणु के द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम, अत्यंत कम, बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत कम होता है। तो अब परमाणु के द्रव्यमान को अगर हमको केजी और ग्राम, जो मात्रक हम लोग मापने का माप जानते हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? ग्राम में मापते हैं, किलोग्राम में मिलीग्राम, सेंटीग्राम, इस सब में बहुत कम करोगे, मापोगे, बोलो। तो ये सब जो मात्रक है, ये बहुत बड़ा बड़ा मात्रक है। अब ऐसे तो देखा जाए ग्राम बहुत बड़ा मात्रक नहीं, ग्राम तो बहुत छोटा ही मात्रक है। द्रव्यमान मापने का जो ग्राम मात्रक है बहुत, लेकिन परमाणु के लिए अब देखो, जैसे सीधी सी बात है, आपके हाथ में बहुत सारे परमाणु लगे हुए हैं, तो इनका अगर द्रव्यमान अच्छा खासा, ग्राम में भी नहीं है इनका द्रव्यमान, ग्राम में होता तो पता तो चलता, तो उनके लिए ग्राम बहुत बड़ा मात्रक है। तो सीधी सी बात है, अगर हमको परमाणुओं का द्रव्यमान मापना है, उसके लिए हमको एक बहुत छोटी यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि छोटी छोटी, जैसे जो परमाणु का साइज होता है, वो सब इतना छोटे साइज का होता है, उसको मापने के लिए हम लोग क्या, फर्मी कोड का होता है ना, तो यहाँ पर फर्मी, एंगस्ट्रॉम, ये सब डिफाइन करने लगते हैं। तरंग का वेवलेंथ, जो तरंग दैर्ध्य होता है, वो बहुत छोटा होता है, तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग मीटर में कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? अक्सर देखो जितने भी तरंग होते हैं, उसके तरंग दैर्ध्य को हम लोग एंगस्ट्रॉम में, यहाँ तक कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य भी आप पढ़ते हो ना, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो जो बहुत छोटी यूनिट है, यानी जो छोटी दूरियों को मापने के लिए आप छोटे मात्रक का प्रयोग करते हो, और बड़ी दूरियों को मापने के लिए आप बड़े मात्रक का प्रयोग करते हो। तो वैसे ही जो परमाणुओं का द्रव्यमान होता है, वो अत्यंत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो परमाणुओं के द्रव्यमान को हम लोग ग्राम, किलोग्राम, इन सब में नहीं मापेंगे। इनको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी यूनिट को डिफाइन करते हैं, एएमयू। इसको बोलते क्या है? एटॉमिक मास यूनिट ना। एटॉमिक मास यूनिट, इसको क्या बोलते हैं? परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई। कहीं कहीं इसको आपको मिलेगा परमाणुविक द्रव्यमान इकाई। यानी एएमयू क्या है? एएमयू क्या है? परमाणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए हम एक अत्यंत छोटे इकाई का प्रयोग करते हैं, वही क्या है? एएमयू। लेकिन अब ऐसे एएमयू को कहने के लिए, बहकाने के लिए बात है। अब जैसे आपसे कोई पूछे ग्राम क्या है, तो आप ये थोड़ा कैसे बता पाओगे ग्राम क्या है? ग्राम सीधा बताओगे, हाँ, किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को, हल्का फुल्का द्रव्यमान को मापने का एक इकाई है, जिसको आप क्या बोलते हो? ग्राम। तो लेकिन ये कोई अच्छा डिफिनेशन थोड़ा हुआ, ये कोई अच्छे तरीके से डिफाइन थोड़ा कर पाया। हाँ, आप 1 ग्राम बताओगे कितना होगा, आप 10 ग्राम बताओ कितना होगा, आप 1 किलोग्राम बताओगे कितना होगा। तो वैसे एएमयू ये तो एक केवल मात्रक है। एएमयू क्या है? एक मात्रक है। ठीक है, बता दिए कि परमाणु जैसे छोटे छोटे द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग एएमयू को डिफाइन करते हैं, लेकिन ये कोई अच्छा डिफिनेशन थोड़ा हुआ। आप डिफाइन करना है एएमयू को, तो हम कितने को डिफाइन करेंगे? 1 एएमयू को डिफाइन करेंगे, या 10 एएमयू को डिफाइन कर दो, 20 एएमयू को डिफाइन कर दो। तो 1 एएमयू को डिफाइन कर लोगे तो किसी भी एएमयू को आप डिफाइन कर लोगे। तो देखो ध्यान से यहां पर समझना, जैसे आप जब बात करते हो 1H1, या आप कहीं बात करते हो 6C12 करते हो ना, ये सब Na 23, तो आपको पता है ये जो ऊपर लिखा रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। और जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो केमिस्ट्री में आप इसी को क्या बोलते होते हो? अणुभार। क्या बोलते हो? अणुभार। मोलों की संख्या निकालने ना, मोलों की संख्या निकालते हो तो क्या बोलते हो? दिया गया द्रव्यमान बटे अणुभार, यही तो बोलते हो। तो अणुभार का मतलब क्या है? अणुभार यानी उसका द्रव्यमान। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 1। लेकिन 1 क्या? ग्राम, एएमयू, या क्या? एएमयू ना। अब यहां से ध्यान से देखना, जब हम बात करते हैं 1H1, तो यहां पर 2 चीज होता है। एक हो सकता है एक परमाणु, यानी एक हाइड्रोजन का परमाणु। कितना परमाणु? हाइड्रोजन का 1 परमाणु, ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन का 1 परमाणु। और ये भी हो सकता है हाइड्रोजन का 1 मोल परमाणु। क्या होता है? हाइड्रोजन का 1 मोल परमाणु। अब दोनों को समझ लो, डिफाइन करने के लिए हम डिफाइन कर देंगे। जब कभी भी 1H1 आता है, तो हम ये 1 2 चीज को रिप्रेजेंट करता है। पहला तो हाइड्रोजन के
एक परमाणु के भी द्रव्यमान को ये वन रिप्रेजेंट करता है, और यही वन हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणु के भी द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान बोलोगे तो हाइड्रोजन के 1 परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 1 AMU। हाइड्रोजन का आप 1 परमाणु उठाओ और उसका द्रव्यमान आप मेजर कर लो, माप लो, तो वो जो द्रव्यमान आएगा उतने ही द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 AMU। यानी 1 AMU क्या है, हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान। पक्का? या आप ऐसे बोल सकते हो जैसे 6C12 का मतलब क्या है, ये जो ऊपर लिखा रहता है ये क्या बताता है, 1 परमाणु का द्रव्यमान। क्या बताता है, 1 परमाणु का द्रव्यमान। यानी कार्बन के 1 परमाणु का जो द्रव्यमान आएगा, कार्बन के 1 परमाणु का जो द्रव्यमान आएगा वो क्या होगा, ये जो ऊपर लिखा रहता है इतना AMU, यानी 12 AMU। लेकिन हम तो ये भी बोल रहे हैं कि ये 1 मोल के भी परमाणु को रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोल परमाणु के भी द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? जब 1 मोल परमाणु बोलोगे तो उसका द्रव्यमान इतना ही होगा, लेकिन किस में होगा, फिर वही चीज ग्राम में होगा। किस में होगा, ग्राम में होगा। अगर 1 परमाणु, क्योंकि आपको मोल पता है ना, मोल क्या होता है, किसी भी चीज के 6.022 × 10⁻23 परमाणु, इतनी बड़ी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल। ये तो पता है ना, किसी भी चीज के 6.022 × 10⁻23 परमाणु, इतनी बड़ी संख्या को क्या बोलते हैं, 1 मोल। तो अगर 1 परमाणु के द्रव्यमान का बात करोगे तो 1 AMU हो जाएगा, और 1 मोल परमाणु के द्रव्यमान का बात करोगे, 1 मोल यानी हाइड्रोजन के 6.022 × 10⁻23 परमाणु, इतने परमाणु का बात करोगे, उसका जो द्रव्यमान है वो क्या आएगा, 1 ग्राम। तो ये जो ऊपर लिखा रहता है ये 1 परमाणु के भी द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ऊपर लिखा रहता है ये 1 मोल परमाणु के भी द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है। जब केवल 1 परमाणु के द्रव्यमान का बात आएगा तो इतना AMU होगा, और जब 1 मोल परमाणु के द्रव्यमान का बात आएगा उतना ग्राम होगा। समझ में आया बात ना? जो ऊपर ये नंबर लिखा रहता है ये 2 के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है। पहला उसी के 1 परमाणु के भी द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है, और उसी के 1 मोल परमाणु के भी द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है। 1 परमाणु के जब द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप इतना केवल AMU बोलोगे, और जब इसी के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान का बात करना होगा तो उतना ग्राम बोलोगे। समझो एग्जांपल से, जैसे आप ये लिखते हो ना 6C12, इसका मतलब क्या है, ये जो 12 नंबर है ये 2 चीज के द्रव्यमान को बताएगा। एक तो इसी के 1 परमाणु के द्रव्यमान को बताएगा, और एक इसी के 1 मोल परमाणु के द्रव्यमान को बताएगा। इसके 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना आएगा, 1 परमाणु का द्रव्यमान वो कितना हो जाएगा, 12 AMU। जो इतना ऊपर होगा इतना AMU। और अगर इसी के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान आएगा, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान यानी 6.022 × 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान ये कितना आ जाएगा, होगा यही, लेकिन किस में, ग्राम में। किस में होगा, ग्राम में। अब तो बात समझ में आ रहा है ना? फिर से समझो क्या मतलब है। अगर कहीं आपको 6C12 लिखा मिला, इस बात का मतलब क्या है कि कार्बन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 12। लेकिन 12 क्या, 12 AMU भी हो सकता है और 12 ग्राम भी हो सकता है। 12 AMU कब होगा, जब उसका सिर्फ 1 परमाणु लोगे। कितना परमाणु लोगे, 1 परमाणु। 12 ग्राम भी होगा, लेकिन कब, जब उसका 1 परमाणु ना लो, इतना ज्यादा परमाणु लो, 1 मोल परमाणु लो। 1 मोल परमाणु यानी 6.022 × 10⁻23 परमाणु लो। ये बहुत छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है, उतना आप ले लो। और क्या बोल सकते हो, जैसे अगर हम यहीं पर ऐसे लिख दे 11 यानी 23, क्या लिख दे, 11 यानी 23, तो ये जो ऊपर 23 लिखा है यह क्या बता रहा है, सोडियम के द्रव्यमान को। क्या बता रहा है, सोडियम के। लेकिन सोडियम के 2 प्रकार से द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेगा। एक तो यही नंबर 23 सोडियम के 1 परमाणु को रिप्रेजेंट करेगा। 11 यानी 23 के 1 परमाणु के द्रव्यमान, कितने परमाणु के द्रव्यमान को, 1 परमाणु के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो नंबर है 23 ये इसी के 1 मोल परमाणु के भी द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 11 यानी 23 का 6.022 × 10⁻23 परमाणु के भी द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब इसके 1 परमाणु के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेगा तो इतना AMU होगा, 23 AMU होगा। और जब 1 मोल परमाणु के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेगा तो कितना आ जाएगा, 23 ग्राम।
अब तो बात समझ में आया ना, क्या कि जब एक परमाणु का द्रव्यमान का बात करना होगा सिर्फ इतना AMU बोलोगे, और जब उसके 1 मोल परमाणु के द्रव्यमान का बात करना होगा तो इतना ग्राम बोलोगे। तो आप लोग कभी ये निकालते हो क्या, H2O का मोलर मास 18 होता है? H2O का तो खूब निकालोगे बिलियन, जब आपने पढ़ा होगा। कैसे, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है, 1 × 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 2 18, तो H2 यानी जल का द्रव्यमान कितना होगा 18 क्या AMU की ग्राम। तो पहले आप बताओगे कि H2O के 1 मॉलिक्यूल का बात करो या H2O के 1 मोल मॉलिक्यूल का बात करो। तो अगर H2O के 1 परमाणु का बात करोगे, H2O के 1 अणु, सॉरी यहाँ पर परमाणु नहीं अणु, परमाणु और अणु में अंतर समझ में आता है ना, ये दोनों, ये अणु है, जल का 1 अणु होता है। जब परमाणु का बात आएगा तो आप जैसे सोडियम के लिए आप परमाणु का बात करते हो, तो अगर H2O के 1 अणु का, कितने अणु का, 1 अणु का जो द्रव्यमान आएगा वो कितना हो जाएगा 18 क्या AMU। आप जल लो, जल को छोटा करते चल एक ऐसी स्थिति आ गई जल के कण को उससे छोटा नहीं कर पाओगे, तो जल का वो जो सबसे छोटा कण होगा वो जल का 1 अणु है। बात समझ में आ रहा है ना। और जब ये अलग अलग होता है, जैसे अब हाइड्रोजन का जो सबसे छोटा होता है वो तत्व यानी वो परमाणु है। बात समझ में आ रहा है, परमाणु और अणु में तो अंतर समझते होगे ना। तो ठीक है, आप वो, तो यहां पर जब हम H2O के 1 अणु के द्रव्यमान का बात करेंगे तो इतना AMU आएगा, और जब इसके 1 मोल अणु का बात करेंगे, 1 मोल अणु यानी H2O का 1 अणु, 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु, ऐसे 6.022 गुणा 10 23 अणु ले लो। H2O का जब 6.022 गुणा 10 23 अणु लोगे, उतने पूरे अणु को हम क्या, उतने पूरे जल को क्या बोलेंगे, H2O को क्या बोलोगे 1 मोल जल, 1 मोल वाटर, 1 मोल H2O। तो जो H2O का 1 मोल अणु आएगा, H2O के 1 मोल अणु का द्रव्यमान वो कितना हो जाएगा, इतना ही, लेकिन ग्राम में। अब तो बात समझ में आया है ना। तो कभी जब परमाणु का बात करना होगा तो जैसे जब अलग अलग होगा 1H1 यानी ये हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 1 AMU, हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान 1 ग्राम। C612 लिखा है, यानी कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU और कार्बन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम। 11 अन्य 23, तो ये 23 AMU भी हो सकता है, 23 ग्राम भी हो सकता है। 23 AMU किसका द्रव्यमान होगा, सोडियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान। कितने परमाणु का, सिर्फ 1 परमाणु का द्रव्यमान 23 AMU, और सोडियम के 1 मोल का द्रव्यमान 23 ग्राम। जब जल आ जाएगा तो यहाँ पर आप परमाणु नहीं बोलोगे, फिर यहाँ पर ये अणु बोलोगे। क्या बोलोगे, अणु। तो जो H2O का 1 अणु होगा उसका हम मोलर मास निकालते कि नहीं निकालते हैं, मोलर द्रव्यमान, तो उसका मोलर द्रव्यमान 18 होता है, लेकिन 18 क्या ग्राम, 18 क्या, हाँ 18 ग्राम, क्योंकि मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है उसी को तो मोलर मास बोलते हो। आप ये कभी मत बोलना कि H2O का मोलर मास 18 AMU होता है, ना ना ना, मोलर मास कहते किसको है, 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है उसको मोलर मास कहते हैं। तो मोल का द्रव्यमान बताना है तो 1 मोल का द्रव्यमान 18 ग्राम। इसीलिए जो आप मोल निकालते हो आपको बोल दिया गया कि 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताओ, तो आप क्या बोलते हो, 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या n निकालना है, तो दिया गया द्रव्यमान बटे अणु भार, क्या बोलते हो, अणु भार या मोलर द्रव्यमान, ये भी बोल देते हो ना, मोलर द्रव्यमान। तो बताओ कितना द्रव्यमान दिया है, 36 ग्राम दिया है, तो बटे कितना 18 ही तो करते हो जल के लिए, तो 18 क्या ग्राम, तभी तो ग्राम से ग्राम कैंसिल होकर 18 दूना 36, n का वैल्यू 2 मिलता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो जो मात्रक ऊपर होगा वही तो मात्रक नीचे होता है। तो मोलर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, और ग्राम का होगा जब कितने को रिप्रेजेंट करे, 1 मोल को रिप्रेजेंट करे। तो H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 18 ग्राम। बात समझ में आ रहा है ना। और 1 अणु का द्रव्यमान कितना होगा 18 AMU। अब तो समझ पाए इसे। तो हमको डिफाइन किसको करना है, 1 AMU को। किसको डिफाइन करना है, 1 AMU। और 1 AMU को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, 6C12 से। किससे डिफाइन करते हैं, 6C12 से। अब यहीं से आपका बात स्टार्ट होगा, ध्यान से समझना। जब हमने लिखा 6C12, इस बात का मतलब क्या है कि कार्बन के यानी 6C12 के 1 परमाणु का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 12 AMU। ठीक है, C612 यही 12 जो लिखा है ये 12 AMU होगा, लेकिन किसका द्रव्यमान, 6C12 के 1 परमाणु का द्रव्यमान।
हमको 12 एएमयू को तो नहीं डिफाइन करना, हमको किसको डिफाइन करना है, 1 एएमयू। तो अगर कार्बन परमाणु के द्रव्यमान 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 एएमयू है, तो 1 एएमयू कब मिलेगा, जब 12 का इसमें भाग दे दे। बोलो, सीधी बात है, अगर 15 परमाणु का द्रव्यमान 15 किलो है तो 1 किलो किसका द्रव्यमान होगा, एक परमाणु का द्रव्यमान होगा। तो अगर कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12, और कार्बन के आपको पता है समस्थानिक समहारिक भी पढ़ चुके हो ना, तो सम स्थानिक और समहारिक, क्योंकि आपने देखा है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, लेकिन भार आप ये भी देखे हो ना 6C14 भी होता है। बोलो, तो हम किसके इसके द्रव्यमान का बात करें, किसके द्रव्यमान का बात कर रहे हैं, सीधा कार्बन बोल देंगे तो कैसे पता चलेगा, इसलिए हमको बोलना पड़ेगा कि हम 6C12 का बात करें या 6C14 का बात करें। तो हम किसका बात करेंगे, 6C12 का। तो 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 12 एएमयू। तो हमको 1 एएमयू चाहिए, 1 एएमयू कब मिलेगा, जब इसमें 12 का भाग दे देंगे, यानी 6C12 के 1/12 परमाणु का द्रव्यमान। कितने परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान इतना, 1/12 में भाग ले ले उसके द्रव्यमान का, तो ये कितना आ जाएगा, 1 एएमयू। 1 एएमयू क्या है, 6C12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसका 12वां जो भाग होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एएमयू। ठीक है, तो चलो हम इसको फिर कल लिखेंगे। फिर यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।